Good morning everybody. I am Rajiv sir from Ronak classes और पूरे केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लास हम लोग कर रहे हैं आज। और हम लोगों का केमिस्ट्री में चैप्टर 8 चल रहा है। चैप्टर 8 चल रहा है, लेकिन आपको हम स्टार्टिंग से चैप्टर 8 शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। चैप्टर 8 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हम लोग कार्बन का करेंगे और उस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात कि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, जिस एलिमेंट के कंपाउंड का हम स्टडी करेंगे उस एलिमेंट का सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन जो होते हैं, सबसे पहली बात ये नॉन मेटल्स होते हैं। सेकंड, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। थर्ड, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 5 इसका वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है। सो दैट कार्बन को क्या बोला जाता है, कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। और उसको स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। स्टेबिलिटी का 2 पैरामीटर होता है, लास्ट क्लासेज में पढ़े होइएगा। एक डोएट होता है और दूसरा ऑक्टेट। अब है क्या कि एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है, तो एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है या एक एटम दूसरे एटम के साथ इसलिए कंबाइन करता है ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए, स्टेबल हो जाए और वो इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन को, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन इनर्ट सेल का जो होता है, इनर्ट एलिमेंट का, गैस का, उसको वो एडॉप्ट करे। इसके लिए या तो वो डोएट बनाता है या नहीं तो ऑक्टेट बनाता है। डोएट को हम डुप्लेट फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। हीलियम इज ए स्टेबल एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही सेल में है, वो फर्स्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सो दैट हीलियम इज स्टेबल। बट हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो उनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट सेल में स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सो दैट हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। अब आ जाइए कार्बन के ऊपर। तो कार्बन का लास्ट सेल का क्या स्टेटस है, तो कार्बन का सबसे पहले आप एटॉमिक स्टेटस को देखिए। ये कार्बन का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। तो हम जानते हैं Z बराबर P प्लस बराबर E माइनस। जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है वही उतने ही प्रोटॉन की संख्या होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे, क्योंकि एटम इज न्यूट्रल बट एटम इज नॉट स्टेबल एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन को छोड़ दे तो बाद बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो स्टेबल नहीं है। तो एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल का मतलब हो गया Z बराबर P प्लस बराबर E माइनस। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे, 6। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, 6। और एटॉमिक कंडीशन में क्या होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होते हैं
जो डिफिनिट स्पेस होते हैं एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, किसका चक्कर लगाता है? न्यूक्लियस का। तो सपोज कीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n बराबर 1, इसको क्या बोले? k से। अब फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट सेल में सब सेल कौन से रहेंगे? तो s सब सेल। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें राइट कर दिया। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और वो 4 इलेक्ट्रॉन किस सेल में चले जाएंगे? किस ऑर्बिट में चले जाएंगे? सेकेंड ऑर्बिट में, जिसको L के नाम से जानते हैं। और सेकेंड ऑर्बिट में s और p ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही एटॉमिक कंडीशन है। अब यहाँ पे समझिए कार्बन का वैलेंसी 4 क्यों है? क्योंकि कार्बन को सेकेंड सेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब स्टेबल होगा। 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अभी है कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो चाहिए मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे। तो एक चीज समझ लो कि कार्बन न ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने में और न ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने में विश्वास रखता है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लूज करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसको एटमॉस्फेयर में उतना मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी कार्बन को दे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डॉट के रूप में स्टेबल हो जाएगा। और किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करना होगा? उसके अपने अंदर के खुद के एनर्जी को लूज करना होगा, जो पॉसिबल अभी के कंडीशन में कार्बन के साथ नहीं होगा। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए न ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा और न ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 6, कार्बन involved in the sharing of electron to form covalent bond for stability। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। क्या बोल रहा है कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, लेकिन उसको स्टेबल होना है। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो एटमों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करना होगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करना होगा। देन कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। व्हाई डज कार्बन नोन एज टेट्रावैलेंसी? बिकॉज कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी and carbon involved in the sharing of electron to form covalent bond for stability। ये छोटा मोटा इंट्रोडक्शन आपके कोर्स के हिसाब से हम कर रहे हैं। वैसे कार्बन का अगर इंट्रोडक्शन किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर नोट्स बन सकते हैं, उतनी रिक्वायरमेंट आपको अभी नहीं है। इतना पॉइंट जान जाइए, कार्बन नॉन मेटल होते हैं। अब पूछिएगा कि सर नॉन मेटल कहेंगे किसको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटल है तो मेटल किसको कहेंगे? नॉन मेटल किसको कहेंगे? देखो, 2 कंसेप्ट आते हैं इसमें। एक ओल्ड कंसेप्ट आते हैं और एक मॉडर्न कंसेप्ट। हम लोग बोलते हैं कि वह मेटल जो मैलिएबल हो, वह एलिमेंट जो मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, लस्ट्रस हो, सोनोरस हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल उसको कहेंगे जो एलिमेंट डक्टाइल नहीं होगा,
लस्ट्रस नहीं होगा, मैलिएबल नहीं होगा, सोनोरस नहीं होगा और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसको हम लोग नॉन मेटल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफिनीशन में भी मॉडिफिकेशन होते जाएगा। अब ये जो ओल्ड कंसेप्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे मेटल भी होंगे जो मैलिएबल नेचर का नहीं है, जो डक्टाइल नेचर का नहीं है, जो लस्ट्रस नेचर का नहीं है, जो सोनोरस नेचर का नहीं है, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आते हैं। और वह नॉन मेटल जो ये सब कंडीशन के नहीं है, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जिसमें ये क्वालिटी आते भी हैं। तो एक ऐसा डिफिनीशन लिया जाए ताकि कंसेप्ट को क्लियर कर दें। देखो, वह एलिमेंट जिसके लास्ट सेल यानी कि ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स कहलाएंगे। एंड दिस इज द एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल। एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नॉन मेटल का क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल इज नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट लस्ट्रस, नॉट सोनोरस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। These points are not acceptable definition for non-metal। ये सब हम लोग बच्चे की क्लास में पढ़ते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाइएगा वैसे वैसे डिफिनीशन में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो नॉन मेटल किसको कहेंगे? तो वह एलिमेंट जिसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसको नॉन मेटल कहेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है? नॉन मेटल है। अब आप कहिएगा कि कार्बन नॉन मेटल क्यों है सर? तो नॉन मेटल का डिफिनीशन में क्या आ रहा है? लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन इज नॉन मेटल। अब आ जाइए, तो कार्बन क्या है भाई? नॉन मेटल है। व्हाट इज जेड? जेड मींस एटॉमिक नंबर, कितना होता है? 6। व्हाट इज ए? ए मींस एटॉमिक मास, कितना होता है? 12। व्हाट इज वी? वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज 4। चूंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब आ जाएंगे, अब पॉइंट पे आइए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पूछा जाए कि कार्बन के कितने तरह का कंपाउंड होगा नेचर में, तो देखो कार्बन के 2 ही तरह के कंपाउंड मिलेंगे। एक कंपाउंड कार्बन का कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को बहुत खूबसूरत नेम हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना। आगे चर्चा करेंगे इसका। जो कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कहलाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझो। पूछता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन क्यों कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन के नाम से क्यों जानेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ध्यान देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहेंगे जिसका सोर्सेज एनिमल्स एंड प्लांट्स।
यानी कि वेजिटेटिव सोर्सेज हो, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स विच आर आइसोलेटेड, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल बॉडी एंड प्लांट बॉडी, these compounds are known as organic compound। फिर से समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? वह कंपाउंड जिसे हम किससे प्राप्त करेंगे? एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी से। उस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, प्रोटीन्स को लेते हैं, फैट्स को लेते हैं, विटामिन्स को लेते हैं। ये सारे के सारे चीज या तो हम प्लांट से लेते हैं, या नहीं तो हम साग सब्जी फल फूल से लेते हैं, या नहीं तो हम एनिमल बॉडी मांस मछली अंडा से लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाई? Because these compounds are obtained from animals and plant body। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई शुगर यानी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, गलैक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट। और ये सारे के सारे किसी न किसी माध्यम से हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अलावा अगर हम बोले कोल एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, तो अगर पूछा जाए कि सर कोल और पेट्रोलियम सब्सटेंसेस क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? यस, 100% राइट। कोल एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज these substances are formed by the complete decomposition of animal body and plants body million years ago। कोल कैसे बना? तो प्लांट बॉडी का जब डिकम्पोजिशन हुआ तो कोल बना। एनिमल बॉडी का जब डिकम्पोजिशन हुआ तो पेट्रोलियम सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, वैक्स, कोल tar, ये सब क्या कहलाया? पेट्रोलियम सब्सटेंसेस। देन कोल एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ थोड़ा अलग हट करके स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे एसिड्स इन फ्रूट्स, फ्रूट में जो एसिड होंगे जैसे सिट्रिक एसिड, मैलेनोइक एसिड, टर्मेरिक एसिड, अब जैसे कि देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर इधर लिख रहे हैं, नीचे स्पेस नहीं मिल रहा है। यहां पे पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावे हम बता रहे थे आपको फ्रूट एसिड्स जैसे सिट्रिक एसिड, आपको बोला जाता है कि सिट्रिक एसिड सिर्फ लेमन में पाए जाते हैं। नहीं भाई, सिर्फ लेमन में ही सिट्रिक एसिड नहीं पाए जाते हैं। जितनी भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, सारे में सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावे मैलेनोइक एसिड, टर्मेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड,
ओलेइक एसिड, यूरिक एसिड। अब ध्यान दो, सिट्रिक एसिड तो सिट्रस फ्रूट में पाया गया, मैलेनोइक एसिड एप्पल में पाए जाते हैं, टर्मेरिक एसिड इमली टेमेराइन में, ऑक्जेलिक एसिड गुआवा में भी पाए जाते हैं, ग्रेप में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ टोमेटो में भी पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में पाए जाते हैं, ओलेइक एसिड ओलिव ऑयल में पाए जाते हैं, यूरिक एसिड हम लोगों के बॉडी से जो स्वेटिंग होता है उसमें पाए गए, साथ ही साथ यूरिन में पाए गए। तो ये तो या तो एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी से मिला तो ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड फाउंड इन, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाए जाते हैं, नहीं, फॉर्मिक एसिड उस कीड़े मकोड़े के स्पाइंस में पाए जाते हैं जो डंक मारने वाले होते, बिच्छू, मधुमक्खी, हनी बी, ये सब जो डंक मारते हैं, तो डंक मारते हैं तो कौन सा एसिड इंजेक्ट करते हैं? फॉर्मिक एसिड। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एसिटिक एसिड विनेगर में पाए गए, तो ये सारे के सारे कैसा कंपाउंड कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसके अलावे देखो, मीथेन गैस, इथेन गैस, एसिटाइलिन गैस, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म बेहोशी करने की दवा, एसीटोन, आइडोफॉर्म, ईथर, ये सारे के सारे कंपाउंड कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, which are obtained from vegetative sources, which are obtained from plants and animal body, such compounds are known as organic compound। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होंगे? कार्बन होंगे। कार्बन प्रेजेंट इन ऑल द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया गया है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन है? कार्बन है। और कार्बन के साथ कौन से एलिमेंट होंगे? हाइड्रोजन होंगे। व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोकार्बन? कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, यानी वह कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। व्हाई? बिकॉज जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसके सेंट्रल एटम कौन होंगे? कार्बन होंगे। और सब्सिडरी एटम कौन होंगे? हाइड्रोजन। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कि कार्बन के कितने तरह के कंपाउंड होंगे? दो तरह का कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन हमने आपको सही ढंग से देने का प्रयास किया। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कोई जरूरी नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन का ही, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा सारे किसका होगा? कार्बन का होगा। ये गांठ बांधकर रख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? कार्बन का होगा। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन होगा। और सब्सिडरी एटम हाइड्रोजन होंगे। लेकिन जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का नहीं हो सकता है। पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? वह कंपाउंड जिसका सोर्सेज क्या होगा? मैन मेड होगा।
मैन मेड, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया होगा, या तो फैक्ट्री में बनाया गया होगा या नहीं तो लैबोरेटरी में बनाया गया होगा, हम उसी कंपाउंड को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स विच आर आइसोलेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन द फैक्ट्रीज और लैबोरेटरीज बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, सच कंपाउंड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होंगे क्या? नहीं भाई। जैसे हम देख रहे हैं NaCl, NaCl में कार्बन है कॉमन सॉल्ट में? नहीं है। CaO कार्बन है? नहीं है। MgOH का होल ट्वाइस क्या कार्बन है? तो नहीं है। So that these compounds are not known as inorganic compounds of कार्बन। तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का कौन हो गया? वेस्ट एग्जांपल में देखिए, यहां लिखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। आप पढ़े होइएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3 0.10H2O। क्या इसमें कार्बन है कि नहीं है? आप पढ़े होइएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, क्या इसमें कार्बन है कि नहीं? आप पढ़े होइएगा मार्बल, क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3। तो ये जो कंपाउंड है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मार्बल, क्या ये किसी प्लांट से मिलता है? क्या ये एनिमल बॉडी से मिलता है? तो नहीं भाई। इस कंपाउंड को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके, सो दैट these compounds are known as inorganic compounds of carbon। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी के बाद फिर एक क्लास होने वाली है आपका। इसका आपको एक नोट्स भेज दिया जाएगा और उस नोट्स को आप जो फेयर का कॉपी है आज के डेट के साथ, ऑनलाइन क्लास लिख लीजिएगा, उसमें आज के डेट के साथ इसको उतार लीजिएगा और नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो आपके इस टॉपिक को चेक किया जाएगा। थैंक्स।